आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 78 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 79 मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन इससे कबल आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोस को लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमन किया कीजिए और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में अपनी मोहब्बतों से हमें लाजमन मुस्तफीद किया कीजिए। उन छोटे निशानात और कुशादा रास्ते को देखते हुए यह अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था कि दूसरी तरफ नकासी की राह होने की सूरत में उस रास्ते से माल बर्दारी के भारे और ऊंचे ट्रकों की नकलो हरकत भी बासानी जारी रखी जा सकती थी। सरकती हुई दीवार आखिरी सिरे पर जाकर थम गई और मैं चंद सानियों तक किसी तब्दीली के इंतजार के बाद मुतमईन होकर पुख्ता फर्श पर बनी हुई गर्दो गुबार की उस लकीर को अबूर कर गया जो दोनों हिस्सों को एक दूसरे से जुदा करती थी। उधर घुसते ही मुझे अंदाजा हुआ कि वो तहखाने के बजाय एक खमदार सुरंग थी जो आगे घोर अंधेरे में मातूम हो गई थी। मैंने कुर्बो जवार की दीवारों का जायजा लेकर स्विच बोर्ड के तमाम स्विच ऑन कर दिए और उस चौकोर सुरंग में दूर तक दीवार के बल्ब रोशन होते चले गए। उस बड़ी दरियाफ्त के बाद मैं पेशकदमी के लिए बेचैन हो गया, लेकिन जुज़वियात को नजरअंदाज करना भी मुमकिन नहीं था। सुरंग की एक दीवार के साथ चौबे टुकड़े और टूटे फूटे तख्तों की मौजूदगी से अंदाजा हो रहा था कि सुरंग से गुजरगाह का काम लेने के साथ ही एक समत की फाजिल जगह को स्टोर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा था। लेकिन उन तख्तों वगैरह से यह अंदाजा न हो सका कि उस कदर राजदाराना तौर पर लाए और ले जाने वाले सामान की नौइयत क्या रही होगी। इब्तदाई खौफ और घबराहट पर काबू पा लेने के बाद मैंने तेजी के साथ पेशकदमी शुरू कर दी, क्योंकि अब काम का दायरा या अंजाम ही वसी हो गया था और मैं मुकर्रर वक्त गुजरने से पहले अपना जायजा मुकम्मल कर लेना चाहता था। आगे बढ़ने से अंदाजा हुआ कि वो सुरंग बहुत ज्यादा तवील नहीं थी, लेकिन उसमें घुमाव के बाइस तारीकी में वो बहुत तवील नजर आ रही थी। अलबत्ता एक निजी इमारत में वाक़ होने की बिना पर उसकी वो तवालत भी हैरतनाक मालूम हो रही थी। कमोबेश एक फरलांग की मुसाफा तय करने के बाद मैं दोबारा एक वसी सेरे जमीन हाल में जा पहुंचा और वहां कदम रखते ही मेरा वजूद सुन्न होकर रह गया। उस वसी तहखाने में दीवारों के साथ बड़े बड़े चौबी क्रेट छत तक चुने हुए थे। उन पेटियों की तादाद बिला मुबालगा सैकड़ों में थी और वहीं 3 टन वजन उठाने वाला पेट्रोल का एक फोर्क लिफ्ट ट्रक के किसी मशीनी आसेब की तरह खड़ा हुआ था। रहमानी के अंदेशे हकीकत की सूरत में मेरे सामने आ चुके थे। लाइट्स कार्टेज में ऊपर के दिखावे की आड़ में नहायत मुनज़्ज़म पैमाने पर तहखानों और सुरंगों के जरिए असल काम किया जा रहा था, जो यकीनी तौर पर हेरोइन या किसी भी दूसरी नशावर अशिया से मुतल्लिक नहीं था। मैंने पेटियों का जायजा लिया तो वो सब स्टील थी। उनमें कई साइज की पेटियां थी जिन पर मशरकी यूरोप, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड के नाम पढ़ने में आ रहे थे, लेकिन उनमें बंद माल के बारे में कोई इशारा नहीं था। वो तहखाने किसी कारोबारी इदारे का बाकायदा गोदाम नजर आ रहे थे और वहां सामान के एतबार से मुतअद्दिद मुतलका औजार भी नजर आ रहे थे। उस हिस्से में एक रास्ता वो था जिससे गुजरकर मैं वहां तक आया था और उसके मुकाबले उसी तरह की दूसरी चौकोर सुरंग आगे बढ़ती चली गई थी। मुझे यकीन था कि उस सुरंग का दूसरा सिरा किसी महफूज मकाम पर खुली फिजा में लाइट्स कार्टेज से बाहर निकलता होगा और उसी रास्ते से माल की आम रफ्त जारी रखी जाती होगी। बाहर जाने वाली सुरंग के साथ ही ऊपर जाते हुए जीने मौजूद थे जो पहली सुरंग की तवालत के पेश नजर यकीनन नंबर 3 के मुख्तलिफ हिस्से तक रहनुमाई कर सकते थे। लेकिन मेरे लिए उस वक्त सबसे ज्यादा अहमियत उन 24 पेटियों की थी जो वहां भारी तादाद में जखीरा की गई थी। मैं लोहे की पत्तियां काटने वाली कैंची और तख्ते उखाड़ने वाली लोहे की बारी लेकर उन पेटियों पर चढ़ गया। उस कार्रवाई के आगाज से कबल मैंने उस हिस्से के तफसीली जायजे में वक्त बर्बाद करना गैर जरूरी ख्याल किया था, क्योंकि वहां कोई मौजूद होता तो मेरे कदमों की चाप से बहुत पहले चौकन्ना होकर मुझ पर हमला आवर हो चुका था। उसका यह सबब था कि मेरी तमाम तरह एहतियात के बावजूद मेरे कदमों की धमक तहखाने की साख्त के बायस गैर मामूली अंदाज में गूंज रही थी। मैंने पहली पेटी पर कसी हुई मजबूत आयनी पत्तियां काट कर पहला तख्ता उखाड़ा और फिर बेसब्री के साथ पेटी में हाथ डाल दिया। लोहे का सर्द लम्स महसूस करते ही मेरा वजूद सुन्न होकर रह गया। मेरी उंगलियां किसी टॉमी गन की बैरल से टकराई थी। मैं चंद सानियों तक हैरत, बेयकीनी और खौफ के आलम में यूं ही मुंजमद बैठा रह गया। जो लोग 1-1 किलो हीरोइन की थैलियों के लेन देन में लाखों कमा रहे थे, उन्हें असलहा की तिजारत की क्या जरूरत थी। वो असलहा जिस पुरअसरार अंदाज में वहां जखीरा किया गया था, उसकी वजह से यह समझना दुश्वार नहीं था कि मंशियात की तरह असलहा की तिजारत भी गैर कानूनी थी। अगर हुकूमत को फरेब देकर वो गैर मुल्की असलहा लाया जा रहा था तो उसकी निकासी कहाँ थी। जाहिर है चोरी छुपे असलहा खरीदने वाले ना हुकूमत के दोस्त हो सकते थे और ना मुहिब्बुल वतन। मान मेरे जहन में इंसदाद मंशियात की उस बैन अवी कॉन्फ्रेंस की याद ताज़ा होगी जिसके खुले इजलास में मैंने भी शिरकत की थी। उस इजलास में बहुत कुछ कहा गया था। बड़ी ताकतों के नुमाइंदे अपने अपने मफादात के नशे में चूर थे और खालिस मुआशरती मसाइल पर मुनक्कद होने वाली उस कॉन्फ्रेंस का खुला इजलास पहले ही राउंड में सियासी
और फौजी इल्जाम तराशियों का शिकार हो गया था। गैर मुल्की नुमाइंदे ने बड़े मुदल्लल अंदाज में मंशियात की कोख से जन्म लेने वाली उस खौफनाक साजिश की निशानदही की थी, जिसके जरिए न सिर्फ पाकिस्तान को बैन अवी पैमाने पर मंशियात की अफजाइश का जिम्मेदार ठहराना था, बल्कि गैर मुल्की सरमाए और फनी मुआवनत, सरहदों पर तैयार होने वाली हेरोइन के मकामी गुज़रगाहों और नौजवान नस्ल को उस नशे का आदी बनाकर कौमी पैमाने पर मुदाफ़ती सलाहियत को कमज़ोर और बिलाखिर तबाह करना था, ताकि जब मुनासिब मौका पर वार किया जाए तो अंदर से कोई मुज़ाहमत न हो सके। हेरोइन बन रही थी, मुल्क चप्पे चप्पे में फ़रोग पा रही थी, माशी बदहालियों में मुब्तला जाहिल और मुस्तकबिल से मायूस जवान तालीम याफ्ता नस्ल उस नशे को मुंह लगा रही थी जो बाद में सर पर नाचने लगता है। दूसरी तरफ उसकी बरामद से सरमाया कमाया जा रहा था, और शायद वही सरमाया गैर कानूनी हथियारों की तरह आमद में लगाया जा रहा था, ताकि मुल्क दुश्मन कुव्वतों को कुव्वत और इस्तेकाम मिल सके। मुझ पर जनून सा सवार हो गया और मैं यके बाद दीगरे एक एक पेटी खोलता चला गया। खुदकार राइफलें, मशीन गन्नों और उनके मैगजीन से लेकर ट्राकर लांचर तक सब ही कुछ उन पेटियों में मौजूद था। मुझे यकीन था कि नीचे दबी हुई पेटियों में दस्ती बम और ग्रेनेड भी जरूर रहे होंगे। मेरा जी चाहा कि उसी लम्हे उस बारूदी जखीरे को नजरे आतिश कर दूं और उसके साथ खुद भी फना हो जाऊं। तंजीम का वह रूप मेरे लिए बहुत करीहा और नाकाबिले बर्दाश्त साबित हुआ था। मैं अपने काबिल नफरत माजी से तायब होकर सीधे रास्ते पर चल पड़ा था, लेकिन उन गुनाहों में कभी मेरा भी दखल रहा था, जिसका कम अज कम इजाला यही हो सकता था कि मैं उनको नाकाबिले फरामोश सीख देते हुए खुद भी जान से गुजर जाऊं, क्योंकि बारूद के उस ढेर को दिया सलाई दिखाने के बाद जिंदा बच निकलना मौजे के तहत तो हो सकता था, लेकिन अकल उस इम्कान को तस्लीम नहीं कर सकती थी। उस तहखाने की तबाही लॉर्ड्स कॉटेज की पुरस्को कहानी का आखिरी बाब साबित हो सकती थी। तबाही से जो कुछ बच रहा था वो मकामी हुकाम की तहवील में चला जाता, लेकिन उनकी जड़ें बहुत गहरी थी, वो जल्दी कोई दूसरा ठिकाना तलाश कर सकते थे। लॉर्ड्स कॉटेज अहम जरूर था, मगर उससे कहीं ज्यादा अहम वो दिमाग था जो उन साजिशों की पुष्ट पनाही कर रहा था। फिर लाइट का बाप उस साजिश का सरगना था और उस पर हाथ डाले बगैर उस फितने की सरकोबी नामुमकिन थी। इस बारे में खुशकिस्मती की बात यह थी कि खुद वीरा भी अपने बाप की तलाश की मुहिम में मेरा साथ देने पर आमादा थी। यह दूसरी बात थी कि मेरे और उसके मकासद अलग थे, लेकिन उस तक रसाई के बाद मैं अपनी राह का इंतखाब खुद कर सकता था। उन 24 पेटियों में पिस्तौल या रिवाल्वर की किस्म का कोई असलहा नहीं था, लिहाजा मैंने असलहा की कमी दूर करने के लिए एक पेटी में से टॉमी गन के हिस्से निकालकर आपस में जोड़े और उसमें मैगजीन फिट करके उन सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया जो मेरे ख्याल में नंबर 3 के मकफिल हिस्से में जाती थी। वहां सीढ़ियों की इब्तदा पर एक पट वाली वैसी ही दीवार गिर अलमारी मौजूद थी जैसे नंबर 2 इमारत के एक कमरे में मौजूद थी, जिसमें तहखाने का फर्शी रास्ता पैदा करने का मैकेनिज्म पोशीदा था। अलमारी खोलकर मैंने मुकर्रर समत में दस्ते को हरकत दी और ऊपर सीढ़ियों की इख्तिताम पर फर्श का एक हिस्सा एक तरफ होता चला गया। उस खला से अंदाजा हो रहा था कि ऊपर वाला कमरा तारीख पड़ा हुआ था। मैं कई मिनट तक टॉमी गन संभाले नीचे फर्श पर खड़ा किसी रद्द अमल का इंतजार करता था, लेकिन दूसरी तरफ बदस्तूर गहरे सन्नाटे का राज रहा और आखिरकार मैं नहायत चुकन्ने अंदाज में सीढ़ियां तय कर लगा। मैं फैसला कर चुका था कि कोई भी खतरा लाहक हुआ तो मैं टॉमी गन का जहन्नमी थाना खोलने में सरा भी तुरेग नहीं करूंगा। लेकिन सीढ़ियां अबूर करने के बाद ऊपर वाला कमरा खाली ही मिला। अंदर इमारत में से भी कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, जिसका मतलब था कि या तो इमारत वीरान पड़ी हुई थी या सारे मकीन गधे घोड़े बेच कर सोए हुए थे। उस कमरे की साख तो इमारत में छाए हुए सन्नाटे से साफ जाहिर हो रहा था कि उस वक्त मैं लॉर्ड्स कॉटेज में सतह जमीन पर बनी हुई इमारत नंबर 3 में दाखिल हो चुका था, जहां जिमी लॉर्ड की तस्वीर की मौजूदगी के कभी इम्कानात मौजूद थे। इमारत में छाए हुए गहरे अंधेरे में मैंने कोई रोशनी चलाने से गुरेज ही किया। उस तरह मैं वहां मौजूद अफराद को चुकन्ना के बगैर उनके सरों पर पहुंचना चाहता था। गहरी तारीकी में किसी चीज से टकराए या कोई आवाज पैदा किए बगैर मैं तारीक रातारी में बढ़ता रहा, हत्ता कि इमारत का पहले से रोशन हिस्सा सामने आ गया और मैं देखा कि बैरूनी समत में वाक़ई तमाम दीवारें ठोस और सपाट थी, जिनमें खिड़की या दरवाजा तो दरकिनार कोई तरार तक नहीं छोड़ी गई थी। मैंने बारी बारी उस हिस्से में 3 तारीक कमरों का जायजा लिया जो वीरान पड़े हुए थे। अलबत्ता चौथे कमरे के सामने मुझे ठिठकना पड़ा क्योंकि मेरे नथनों ने फिजा में अल्कोहल की बू महसूस की। मैंने दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला और अंदर की तरफ खुलता चला गया। कमरे में हल्की सी सब्ज रोशनी फैली हुई थी, जिसका मतलब था कि वह कमरा किसी के ज़ेरे इस्तेमाल था। जब दरवाजा खुलने पर अंदर से कोई आवाज न सुनाई दी तो बिल्ली की तरह बेतरा बेआवाज कदमों से चलता हुआ अचानक खुले हुए दरवाजे से मैं अंदर घुस गया। मेरे सामने मसहरी पर एक सेहतमंद सफेद फाम पहलू के बल बेखबर सो रहा था। उसके सराहने तपाई पर महदोशी के लवाजमात मौजूद थे। एक गिलास में अस्काच के चंद बाकी मादा घूंट बता रहे थे को पीते पीते नशे के आलम में ही गहरी नींद सोया है। सुकून के साथ पूरे मकान की तलाश लेने की नीयत से मैंने फौरी तौर पर उस मैखोर को छेड़ना मुनासिब न समझा। अलबत्ता उसके सराहने रखा हुआ बड़े बोर का भरा हुआ रिवाल्वर अपनी तहवील में ले लिया और वहां से निकला।
नंबर 3 के उस हिस्से में आला दर्जे के रहायशी इंतजाम थे। बेशतर कमरे पुरतकल्लुफ ख्वाबगाहों पर मुश्तमिल थे, जहाँ लॉयड्स कॉटेज के बिन बुलाए पुरस्रार मेहमान कयाम करते थे। एक वसी और पुरतकल्लुफ कमरा नशिस्तगाह का रूप लिए हुए था, जबकि खाने के वसी मेज वाले कमरे के एक हिस्से में छोटा सा बार काउंटर मौजूद था, जिसके पीछे शीशे की दीवार गिर कैबिनेट भांत भांत की कीमती गैर मुल्की शराबों से भरे हुए थे और सब ही वैरान पड़े हुए थे। इमारत का अच्छी तरह जायजा लेने के बाद जब यह बात पाया सबूत को पहुंच गई कि इमारत के उस हिस्से में सोए हुए सफेद फार्म के अलावा वहां कोई और मौजूद नहीं है, तो मैंने अपनी पूरी तवज्जो उस कमरे पर मरकूज कर दी जो नशिस्तगाह से मुत्तसिल लेकिन मकफिल था। उस पूरे हिस्से में दूसरा मकफिल दरवाजा, वो जो लॉयड्स कॉटेज में खुलने वाले हाल को बाकी इमारत से मिलाता था। उस कमरे का महल्ले वो कुछ चुगली खा रहा था कि वो साहिब मकान का साथी असलहा खाना भी हो सकता था और नवादरात रखने का कमरा भी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि जिमी लॉयड की तस्वीर उसी कमरे में मिल सकेगी। एक तार की मदद से मैंने थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद वो मकफिल दरवाजा खोल दिया। फिर अंदर रोशनी करते ही मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया। उस लम्हे हाल में एक दीवार पर जानवरों के सरों, सींगों और खालों पर मुश्तमिल शिकारी ट्राफियां नस्ब थी और नीचे 2 रोइया चौबी स्टैंड पर मुख्तलिफ इकसाम के असलहाजात मौजूद थे, जिनमें भांत भांत की बंदूकें और राइफलें मौजूद थी। कमरे की सरसरी तलाशी में मुझे कैनवस का 3 फुट ऊंचा और तकरीबन 2 फुट चौड़ा एक सादा फ्रेम भी नजर आया, जो एक कैबिनेट में दरवाजे के तौर पर लगाया गया था। कैनवस बिल्कुल सादा था, लेकिन यह शिनाख्त करना दुश्वार नहीं था कि वो पेंटिंग्स की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला फ्रेम था। उस एतबार से दरवाजे के तौर पर उसका इस्तेमाल निगाहों में खटकता था, क्योंकि दीगर अशिया की तरतीब और रख रखाव से मकीनों के आला ज़ौक़ और नफासत का इजहार होता था, जिसे वो सादा फ्रेम जरा भी मैल नहीं खाता था। दूसरी तवज्जो तलब बात यह थी कि लॉयड्स कॉटेज से कटा हुआ नंबर 3 के चप्पे चप्पे की सफाई की जाती रही थी। पूरी इमारत में कहीं भी गर्दो गुबार या गंदगी का शायबा तक नहीं था, जबकि असलहा और शिकारी ट्राफियों वाले मकफिल कमरे में फर्श और वहां रखी हुई अशिया पर गर्द की खासी तह जमी हुई थी, जिसका मतलब था कि वहां आते जाते रहने वालों की रसाई उस कमरे में नहीं थी। जबकि उस गैर मामूली फ्रेम के अलावा बादी नजर में वहां कोई गैर मामूली चीज नहीं थी। मैंने धड़कते हुए दिल के साथ कैनवस फ्रेम से बना हुआ वो अकलौता पट खोलना चाहा तो वो पूरा फ्रेम अपनी जगह से उखड़ आया और मेरी लाख कोशिश के बावजूद पुरशोर आवाज के साथ फर्श पर आ रहा। मैंने ये देख लिया था कि फ्रेम के अंदरूनी रुख पर कोई पेंटिंग मौजूद थी, लेकिन फ्रेम के गिरने से पैदा होने वाली आवाज ने मुझे सरासहमा कर दिया था। लिहाजा मैं फ्रेम को छोड़कर तेजी के साथ एक तरफ ओट में हो गया। मुझे मालूम था कि इमारत के उस हिस्से में मौजूद वाहिद सफेद फार्म शराब के नशे में गहरी नींद सो रहा था, लेकिन मैं उस वक्त बदतरीन इत्तेफाकात को भी नजरअंदाज करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था, जिनमें से एक सफेद फार्म की कबल अज वक्त बेतारी हो सकता था। वक्त धीमे धीमे सिरकता रहा। जब कई मिनट बाद भी कहीं से कोई जवाबी रद्द-ए-अमल न सुनाई दिया तो मैं अपनी कमीनगाह से बाहर निकला। फिर उस फ्रेम को पलटते ही मैं उस रंगीन कलमी तस्वीर को देखता रह गया। बड़े बड़े खमदार बालों, निचले जबड़ों तक जोड़ी हुई घनी कलमों और रोशन चमकदार आंखों वाला वह सफेद फार्म अंग्रेज उमरा की तर्ज के रवायती लिबास में मलबूस एक मुनक्किश मसनद पर बराजमान था और उसके कदमों में एक चीते की खाल पड़ी हुई थी। तस्वीर के नीचे दाहिने गोशे में निस्बतन बारीक हरूफ में अंग्रेजी में जे लॉयड लिखा हुआ था, जिसे दूर से भी बआसानी पढ़ा जा सकता था और उस अंदाज में लिखा गया था कि यह तय करना दुश्वार था कि वह साहिब तस्वीर का नाम है या तस्वीर बनाने वाले मुसव्वर के दस्तखत। मैं कई मिनट तक गौर से मजबूत और घुटे हुए जिस्म वाले उस शख्स को देखता रहा जो चेहरे पर गंभीर संजीदगी और मतानत लिए तस्वीर में विराजमान था। उसके होंठ जुड़े हुए थे, लेकिन उन लबों पर एक गैर वाज़े और अधूरी सी मुस्कुराहट मचलती हुई महसूस हो रही थी। अगर वही जिमी लॉयड था तो कोई वजह नहीं थी कि वीरा की मां दावत में उससे मुलाकात पर किसी आली नस्ब मेहमान का धोखा न खाती, क्योंकि अपने खलखाल और शाहाना क्रोफर से वो किसी तरह भी मुजरिम नजर नहीं आ रहा था। वीरा की हदायत की तमील में मैंने वो तस्वीर जिन पुरस्रार और नाकाबिल तसव्वुर हालात में दरियाफ्त की थी, उसके पेश नजर वो जिमी लॉयड ही की तस्वीर हो सकती थी। मैंने बगौर उस तस्वीर की सारी जुज़वियात से नशीन की और तस्वीर को दोबारा उसकी जगह लगा दिया। वह तस्वीर उस कदर गैर मामूली थी कि एक बार उसे देखकर भुलाया जाना मुमकिन नहीं था। बाहर निकलकर मैंने उस कमरे का दरवाजा दोबारा मकफिल कर दिया। मेरा ख्याल था कि मैंने बहुत कम वक्त में काबिल रिश्क कामयाबी हासिल कर ली थी और अगर आइंदा 18-20 घंटे पुरस्कून अंदाज में गुजर जाते तो मैं अगली रात कॉन्टिनेंटल में वीरा लॉयड से मिलने के लिए बाहर निकलने के बाद वीरा के हमरा जिमी लॉयड की तस्वीर पर काबज होकर लॉयड्स कॉटेज की ईंट से ईंट बजा सकता था। बस शर्त इसी कदर थी कि लॉयड्स कॉटेज या नंबर 3 को असलहा के गोदाम के तौर पर इस्तेमाल करने वालों को उस दौरान में ये इल्म न होने पाए कि उनकी बेखबरी में कोई उनके नाकाबिल शिकस्त हिसार को तोड़कर वहां घुसने में कामयाब हो चुका है। मुझे कभी अंदेशा था कि वो लोग ज्यादा देर तक मेरी मुदाखलत से बेखबर नहीं रह सकेंगे, लेकिन मेरे लिए वक्त की तनावों को मुख्तसर करके अगली रात से पहले लॉयड्स कॉटेज से निकलना दुश्वार नजर आ रहा था। मेरे लिए सोए हुए सफेद फार्म के अलावा बस एक ही अहम काम बाकी रह गया था
कि लार्ज कार्टेज में वापसी से कबल नंबर 3 के नीचे बने हुए तहखाने से बाहर जाने वाली सुरंग के दूसरे दहाने का सुराग लगाना था, ताकि बाद में लार्ज कार्टेज का रुख किए बगैर उसी रास्ते से अंदर धावा बोला जा सके। यह बात तय थी कि सुरंग का दूसरा दहाना लार्ज कार्टेज के अक्कब में फैले हुए घने जंगलों में कहीं वाक़ हो सकता था और यकीनी तौर पर हर वक्त मुसल्लह आदमियों की निगरानी में रहता होगा, जो माल लाने वाले ट्रकों के अमले को शनाख्त करके रास्ता खोलते होंगे। मैंने टामी गन अपने निशाने से लटका ली और सफेद फार्म के सराहने से निकाला हुआ पिस्तौल संभाल कर दोबारा उसकी ख्वाबगाह की तरफ खो लिया। उस बार मैं अपनी घबराहट पर पूरी तरह काबू पा चुका था, लिहाजा मैंने सोचे समझे अंदाज में कार्रवाई करने का फैसला कर लिया। सोए हुए सफेद फार्म को छेड़ने से कबल मैंने वहां मौजूद टेलीफोन सेट का जायजा लिया और रिसीवर पर डायल टोन सुनने के बाद जंक्शन बुक्स और इंस्ट्रूमेंट से सारे तार उस तरह नोच डाले कि उन्हें दोबारा जोड़ना आसान न रहे। फिर मैंने रिसीवर भी तार से अलग कर डाला। टेलीफोन को नकारा करने के बाद मुझे लासिल्की मवासलाती आलात की फिक्र लाहक होगी, जो तंजीम के हर अहम यूनिट पर फौरी राब्तों के लिए इस्तेमाल होता था। थोड़ी सी जुस्तजू के बाद सफेद फार्म की मसहरी के नीचे वो आयनी संदूक में मिल गया, जिसमें डेल्टा टी सीरीज का एक ताकत और लासिल्की मवासलाती यूनिट मौजूद था। मैंने यूनिट की पावर सप्लाई मुनक़ते करके उसके भी सारे तार बेरहमी के साथ अलग कर डाले। उस तरह नंबर 3 का बैरून दुनिया से राब्ता यकसर मुनक़ता करने के बाद मैंने गहरी नींद सोए हुए सफेद फार्म को झंझोट डाला। कनूदगी के आलम में उसके मुंह से एक बेमानी से गजबनाक खुराट निकली और वो आंखें खोले बगैर पहलू बदल कर रह गया। इस बार मैंने उसकी पसलियों में हल्की सी जर्द लगाई और बेमानी खुराटें निकालता हुआ बिस्तर से उठ बैठा। पहले तो वो समझ ही नहीं सका कि नींद के आलम में उस पर क्या उस्ताद आन पड़ी है। फिर उसने नशे से बोझल आंखें मसल कर पलकें झपकाई तो मुझ पर निगाह पड़ते ही उसका हाथ मशीनी तौर पर अपने तकिए की तरफ बढ़ा था। हाँ, कुछ नहीं है, मैंने इस्तेज़ाइया लहजे में कहा, ये मेरे हाथ में दबा हुआ है। उसकी चमड़ी की रंगत देखने के बावजूद मैंने उर्दू का सहारा लिया था ताकि उसकी अमली सतह का अंदाजा लगा सकूं। तुम कौन है? इधर कैसे आया है? वो गजबनाक लहजे में हकलाते हुए बोला। हकलाहट का सबब गुस्से से ज्यादा फितरी मालूम हुआ था। उर्दू से उसकी वाकफियत से जाहिर हो रहा था कि वो मकामी माहौल के लिए नया नहीं था। यही मैं तुमसे पूछ सकता हूँ। इस बार मैंने चुपते हुए लहजे में अंग्रेजी में सवाल किया था। तुम इस इमारत में गैर कानूनी तौर पर कैसे मौजूद हो और नीचे किस किस्म का माल भरा हुआ है? इस बार उसे सूरत-ए-हाल की नजाकत का फौरन ही इतराक हुआ था और वो बिस्तर से उछल कर नीचे आ गया। उसकी आंखों से नींद और नशे का खुमार यकसर गायब हो गया था और वो बराह रास्त मेरी आंखों में देखे जा रहा था। तुमने अभी तक अपने बारे में मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। होश में रहकर बात करो, मैंने बिगड़े हुए लहजे में कहा। तुम इस वक्त एक जिम्मेदार सरकारी अफसर से मुखातिब हो। सरकारी अफसर? उसने इस्तेज़ाई अंदाज में दोहराया। अनोखी मालूम होते हो, वरना यहाँ के जिम्मेदार सरकारी अफसर तो मातहतों के जुलूस के बगैर सांस लेना भी गवारा नहीं करते। मैंने अचानक ही बाएं हाथ का भरपूर थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद किया और वो चकराता हुआ दूर जा गिरा। अगले लम्हे वो अपना रुखसार सहलाता हुआ कीना तोज अंदाज में खड़ा हुआ था। तुम्हें ये इशारत महंगी पड़ेगी, वो गुर्राया था। यहाँ से निकासी वाली सुरंग कहाँ निकलती है? मैंने सवाल किया और उसकी निगाहें यकबार की चमक उठी। इस रास्ते से लाइल्म हो तो फिर आए कहाँ से हो? उसने फौरन सवाल कर दिया। अंदर से, मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। पूरी इमारत इस वक्त मिलिट्री की तहवील में है। मुझे इत्तफाकन ही तहखाने में उतरने का रास्ता मिल गया। फिर सुरंग भी दरियाफ्त होगी और मैं इधर चला आया। यकीनन अभी तक ये मामला तुम्हारी ज़ात तक महदूद है। उसने सवाल किया, फिर मुझे खामोश पाकर अपनी बात जारी रखते हुए बोला, चाहो तो तुम इस सुनहरी मौका से नाकाबिल तसव्वुर फायदा उठा सकते हो। मैं तुम्हें मुंह मांगा मुआवजा दे सकता हूँ। किस बात का? मैंने सरसरी सी दिलचस्पी का इजहार करते हुए सवाल किया। इंस्ट्रूमेंट तुम तबाह कर चुकी हो। वो टेलीफोन पर हसरत ज़दा निगाहें डालते हुए बोला। वायरलेस भी नकारा कर दिया, बस मुझे निकल जाने दो, रकम फौरी अदा कर दूंगा। मैं हंस दिया। अगर रकम फौरी दे सकते हो तो वो यहीं मौजूद होगी। इस पर मैं तुम्हें गोली मार कर भी काबज हो सकता हूँ। तुमने अभी तक मेरी इब्तदाई सवालात का जवाब नहीं दिया। मैं यहाँ चौकीदार की हैसियत से मुलाजिम हूँ। जिन लोगों के लिए काम करता हूँ उन्हें इस कार्रवाई की खबर देना जरूरी है। इसीलिए मैं तुमसे सौदा करना चाह रहा था, वरना मुझे ज्यादा मालूमात नहीं है। अंदाजा है कि यहाँ मकामी जरूरियात के लिए वो असलहा और फाजिल पुर्जे लाए जाते हैं जिनकी सप्लाई दोस्त मुल्कों ने रोक दी है, लेकिन जो तुम्हारी कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर है। तुम किन लोगों के लिए काम कर रहे हो मुझे नहीं मालूम। सारी हदायत फ़ोन या ट्रांसमीटर पर मिलती है। फिर उन्हें इस कार्रवाई की इत्तला कैसे दे सकोगे? बाहर से फ़ोन करके? वो गैर मुतवक्का तौर पर शराफत से बताता चला गया। मेरी रफ्तार पर उसने झिझकते हुए फ़ोन नंबर दोहराया, जो मैंने फ़ौरन ही ज़हन नशीन कर लिया। तुम्हारे और किन लोगों से मरासिम है? मैंने सवाल किया। काम के सिलसिले में किसी की भी निशानदेही न कर सकूंगा। टारसे सेल में तुम अपनी जुबान ज्यादा देर बंद न रख सकोगे। चलो बाहर निकलो, मैंने उसे जहरीले लहजे में कहा। उसने एक बार फिर मेरे साथ सौदेबाजी की कोशिश शुरू कर दी। फिर मैं सख्त रवैये से मजबूर होकर मेरे हुक्म की तामील में कमरे से बाहर निकल गया। मखसूस कमरे में पहुंचकर मैंने उसे तहखाने में उतरने की हदायत की तो बढ़ते बढ़ते अचानक ही पलट कर मुझ पर टूट पड़ा। मैंने उसे उस तरह अपने हाथों पर रोका था कि पिस्तौल की आहिनी नाल उसकी बाएं जबड़े पर पड़ी थी। उसी लम्हे मेरा दाहिना घुटना हरकत में आया और वह बेख्तियार अपना पेट दबाए पीछे उलट गया।
इस बार मैंने उसके साथ किसी राय से काम नहीं लिया और लात मारकर उसे तहखाने के दहाने की तरफ धकेल दिया। वो रास्ता इतना कुशादा नहीं था कि उसका पूरा वजूद उस खला में से गुजर जाता। शानों और टांगों के बल उसने खुद को संभालना चाहा, लेकिन मैंने ठोकर मार मार कर उसे नीचे गिरा ही दिया और तहखाना उसकी होदनाक चीखों से गूंज उठा। उसके फर्श पर गिरने से पुरशोर धमाका हुआ था। आखिरी दिलदोज चीख फौरी तौर ही दर्दनाक कराहों में बदल गई थी। मैं फुर्ती के साथ सीढ़ियां अबूर करके नीचे पहुंचा तो वो एड़ियां रगड़ रगड़ कर सिसक रहा था। उसकी बाईं कनपट्टी और खोपड़ी फट गई थी। इतनी बुलंदी से गिरने के बायस बतेरी हड्डियां भी सलामत न रह सकी होंगी। मैंने एक लम्हे के लिए उसकी अफादियत के बारे में गौर किया, फिर उसकी पहचानी के वस्त में उसी के पिस्तौल की गोली उतार दी। तहखाने में फायर की बाज़गश्त कई सालियों तक गूंजती रही थी। उसके माधूम होने से पहले ही वो सफेद फाम दम तोड़ चुका था। मुझे अपने तहफ़्फ़ुज़ और अगली कार्रवाई के लिए कम अज़ कम 18 घंटे की मोहलत दरकार थी और इतने तवील अरसे के लिए उस सफेद फाम को जिंदा छोड़ने का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता था। वो किसी भी आने वाले को पूरी रुदाद सुनाकर मेरे लिए दुश्वारियां खड़ी कर सकता था, जबकि उसकी लाश देखकर कोई भी वाकयात की तह तक नहीं पहुंच सकता था।